देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर 4 चार्जेस आपको दिए हुए हैं, 4 चार्जेस यहाँ पे 2 कूलम 2 कूलम 2 कूलम 2 कूलम 4 चार्जेस आपको दिए हुए हैं। एक स्क्वायर है, हर साइड 4 मीटर के बराबर है। आपको ये बताना है कि बाकी किसी एक चार्ज को पकड़ लो, उस एक चार्ज पे बाकी तीनों चार्जेस की वजह से नेट फोर्स क्या लगेगा। किसी एक चार्ज पे बाकी सभी चार्जेस की वजह से नेट फोर्स क्या लगेगा, ये बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज है और इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना अलग चीज है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना अलग चीज है। अभी जैसे इसने कहा कि सर वो होलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के फॉर्मूलों में मैं वो होगी कंफ्यूज होगी। ठीक, कंफ्यूजन आ गया सर उसमें। ये कंफ्यूजन आना पहली बात तो नेचुरल है, ये जो पढ़ेगा उसी को ही आएगा। अब जो पढ़ ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा, तो उसके लिए तो सब बराबर है। तो जो पढ़ रहा है तो ये कंफ्यूजन आना बहुत ही नॉर्मल बात है। जनरली ऐसा होता है कि पढ़ने वाले बच्चे भी पोटेंशियल की जगह फील्ड बताना शुरू करते हैं, फील्ड की जगह पोटेंशियल, और फिर कर भी रहे हैं, हो भी रहा है, फिर पता चले 2 महीने बाद फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सर वो क्या था पोटेंशियल फील्ड का, फिर चक्कर समझ नहीं आ रहा। तो ये अगर आप करोगे ना तो, लेकिन जब ये क्लियर हो जाएगा ना, जब ये बार बार, तो ना माइंड में सेट हो जाएगा तीनों में क्या फर्क है। अब यहाँ पे पहली बात तो ये वरना क्वेश्चन में ये जरूर देखा करो कि इलेक्ट्रिक फोर्स की बात हो रही है या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी पॉइंट पे निकलेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ये नहीं कहेगा कि इस चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ऐसा कभी नहीं कहेगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स किसी चार्ज पे ही लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स किसी चार्ज पे ही लगेगा, वो किसी पॉइंट पे नहीं लगता। कोई ये कहते कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स बताओ, ये क्वेश्चन ही पूछना बेवकूफी है। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकलता है। तो इसने ये बोला है कि किसी एक चार्ज को पकड़ लो और बाकी तीनों चार्जेस की वजह से उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स बताओ, ये पूछा है इसने। बात समझ आ गई आपको। चलो मैं इस चार्ज को पकड़ लेता हूँ एक बार, किसी को भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नीट्यूड पूछा है इसने, ये ले लो आप। तो एक काम करो, पहले तो ये दोनों बताइए एक दूसरे पे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाएंगे ना। ये एक दूसरे पे मान लो F1 लगाएंगे, F1, ठीक है ना। तो इस F1 की वैल्यू वैसे कितनी होगी यहाँ पे, F1 की वैल्यू हो जाएगी K इंटू 2 इंटू 2 बाई में 4 का स्क्वायर, यानी ये बनेगा भाई K/4 बनेगा ना, K/4। अच्छा, ये दोनों चार्जेस भी लगाएंगे एक दूसरे पे, ये इस पे लगाएगा नीचे की तरफ और ये वाला इस पे लगाएगा। ये F1 ही ले लो, वैल्यू F1 ही आएगी क्योंकि देखो डिस्टेंस भी सेम है और चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये K/4 ही रहेगा। समझ रहे हो बात को, इसकी वैल्यू F1 ही हो जाएगी। अब ये वाले दोनों भी एक दूसरे पे लगाएंगे, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पे लगाएंगे, ये इस तरफ लगाएगा, इस तरफ, इस लाइन के अलोंग ही लगेगा ऐसे, और ये इसके ऊपर ऐसे लगेगा इधर, ठीक है। इसकी वैल्यू F2 ले लो आप, और इस F2 की वैल्यू कितनी आएगी निकल के बताइए, K इंटू 2 इंटू 2 बाई में 4√2 का स्क्वायर, क्या आएगा यहाँ पर ये, अरे ये वजन 4√2 हो जाएगी ना यार, स्क्वायर में डायगोनल की लेंथ क्या होती है 4√2। चलो बताइए अब आप कितना बनेगा, ये बनेगा K इंटू 4 बाई 32 ना, K/8 बनेगा। ये क्या आएगा यहाँ पे F2 की वैल्यू, K/8 आ जाएगा। ये F2 आ गया आपके पास, ठीक। इसके अंदर जो है ना, ये आपके पास निकल के आ गया, F2 की वैल्यू निकल के आ गई, और ये बीचों बीच आएगा, पता है फोर्स, ये बीचों बीच आएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है HCV में दे रखा है, सोल्ड एग्जांपल में तीसरा चौथा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, ठीक है ना। HCV की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छी है वैसे, ठीक है ना। आप ये करने के बाद HCV करेंगे पूरी, ठीक है ना, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए। और आई थिंक उसके अंदर 78 क्वेश्चन, जो बच्चा कर लेगा, मैं सबको नहीं कहता, कोई 2-4 बच्चे कर लेना उसको, फिर करने के बाद आप देखना मतलब जो है कितनी खतरनाक होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना, जबरदस्त। मतलब DPPs अगर कर ली तो DPPs के बाद 80-90% क्वेश्चन हो जाएंगे खुद से ही। 10-20% क्वेश्चन में दिक्कत रहेगी आपको, वो मैं 20% क्वेश्चन हैं, उनके वीडियोस भी पड़े हैं यूट्यूब पे, मैं भी करा दूंगा चाहिए, ये वीडियोस पड़े, पहले आप उनसे देख लेना। दूसरी चीज़ ये वाली है उसके अंदर कि वो 80% क्वेश्चन खुद से हो जाएंगे ना, तो कॉन्फिडेंस आएगा, मतलब जो है ना, तो कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा। बट वो सीधे मत करो, सीधे करने में क्या है कि उसकी लैंग्वेज प्रॉब्लम है थोड़ा सा ना, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम दे रखा है थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे Q1 Q2 मान रखे उन्होंने, तो मतलब A साइड मान रखे, तो दिक्कत हो रखी है। मैंने देखो कितना इजी लैंग्वेज करके वो कर दिया, मतलब जो है, ठीक है ना, मतलब मैंने इसको आसान कर रखा है DPP को। अब सुन लो, कॉन्सेप्ट वही है जो HCV में लग रहे हैं। अब एक काम करो, इन तीनों, ये 3 फोर्स लग रहे हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर, इस पे लगने वाला नेट फोर्स बताना है, तो इन तीनों का रिजल्टेंट लेना आपको। इन तीनों क्या लेना है, इस फोर्स को देखना ही नहीं आपको, किसी एक चार्ज पे लगने वाला तीनों की वजह से लगने वाला नेट फोर्स देखना था। तो इन तीनों का रिजल्टेंट कैसे लोगे, आप एक काम करो, देखो रिजल्टेंट कैसे लेते हैं। एक बार इस F2 को भूल जाओ, इस F1 और F1 का रिजल्टेंट कितना आएगा,
रूट टू F1 आएगा कि नहीं आएगा? अरे F1 और F1 के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? रूट टू F1 आ जाएगा ना। और वो रिजल्टेंट जो है ना वो बीचों बीच ही आएगा। रिजल्टेंट किस तरफ आएगा? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, एंगल 90 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए किसी एक को रूट टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आ रही है बात समझ में आपको? और वो रिजल्टेंट भी बीचों बीच आता है। तो यहाँ पे एक बार F2 को भूल जाओ सपोज, तो इस F1 F1 के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट रूट टू F1 आएगा और ठीक बीचों बीच आएगा। तो रूट टू F1 और F2 दोनों पैरेलल हो गए एक दूसरे के। रूट टू F1 और F2, ये F2 और रूट टू F1 क्या हो गए? एक दूसरे के पैरेलल हो गए ना, ठीक है ना। तो F नेट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? F नेट की वैल्यू बोलो, रूट टू F1 प्लस F2, रूट टू F1। F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, और F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? ये आंसर है इसका, दिस इज आंसर। कोई शक किसी को इस बात में? सोच लो भाई, कुलम्स लो का एक अच्छा क्वेश्चन था ये वाला।